नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में आज सबसे पहले आपको बताएंगे बाराबंकी में सीएम योगी ने जो बड़ा बयान दिया है। कुछ दिन पहले मौलाना ने राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर सीएम योगी ने कहा कि बाबरी ढांचे का दोबारा निर्माण नहीं होगा। कयामत के दिन अब नहीं आने वाले हैं, लोग कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और सीएम योगी के कयामत वाले बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया है। कहा है कि उर्दू के खिलाफ वाले उर्दू क्यों बोल रहे हैं, कुर्सी जाने का खतरा हुआ तो ऐसा बयान दे रहे हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बाराबंकी में सीएम योगी ने कहा कि जो सोच रहे हैं कि बाबरी के विवादित ढांचे का निर्माण दोबारा होगा, वो भूल जाएं, क्योंकि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। दरअसल मौलाना जर्जिस अंसारी ने कहा था कि भले ही अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, लेकिन कयामत तक ये बाबरी मस्जिद रहेगी। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, है और रहेगा। सीएम योगी ने कानून तोड़ने वालों को सख्त चेतावनी दी है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के ले जाता है। वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके। सीएम योगी के कयामत वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार कर कहा कि उर्दू के खिलाफ वाले उर्दू क्यों बोल रहे हैं, कुर्सी जाने का खतरा हुआ तो ऐसा बयान दे रहे हैं। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद रैली निकाल रहा है। पोस्टर्स में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी को गिराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने भड़काऊ बयान दिया है। दरअसल सीएम योगी के कयामत के दिन तक बाबरी का निर्माण नहीं होने वाले बयान पर उन्होंने जवाब दिया। जब हुमायूं कबीर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये बंगाल है, यूपी नहीं, मैं बाबरी बनाकर रहूंगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी बनकर रहेगी, रोक सको तो रोक लो। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए। मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है, उस संविधान के मेरा हक है मस्जिद बनाने का। किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को चर्च बनाना, वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए। सीएम योगी के बयान पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि इनकी विचारधारा अब देश में नहीं चलेगी। कांग्रेस ने भी सीएम योगी के बयान पर सवाल उठाए हैं। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने भी कहा है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि बाबर के नाम से कोई निर्माण नहीं हो सकता है। सुनिए। ये इनकी विचारधारा भी देश में नहीं चलेगी। अयोध्या की देवतुल्य जनता ने अवधेश प्रसाद को जिताकर पीडीए के उम्मीदवार
अखिलेश यादव जी द्वारा प्रस्तुत उम्मीदवार को जिता करके इस देश में और संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मानसिकता इस देश में अब नहीं चलेगी। लेकिन ये जो बात कही उन्होंने कि क़यामत तक ऐसा नहीं होगा, बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं होगा, मैं समझता हूं ये खुदाई दावा है और संविधान में भी ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं बनेगी। ये गैर संवैधानिक सी बातें हैं कि अभी भी इस तरीके की बयानबाजी मुख्यमंत्री जी को 2027 की हार का डर दिखा रही है, क्योंकि अभी भी वो जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। जबकि चुनाव जब लड़ा था तो वोट मांगा था कि बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, राम राज्य लाएंगे। और सीएम योगी के बयान पर अयोध्या के संतों ने समर्थन जताया है। उनका कहना है कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसकी गाइडलाइन के मुताबिक हुआ है। वहीं संतों का ये कहना है कि ऐसे बयानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बयान धार्मिक सौहार्द के खिलाफ है। आने वाले समय में भी इस तरह की यदि कोई घटनाएं होती हैं तो उसका प्रतिकार और प्रत्युत्तर दिया जाएगा, निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बात कही है कि भारत में रहकर भारत के किसी कोने पर बाबरी मस्जिद का सपना देखने वाले निश्चित रूप से मुंह की खाएंगे और उनका ये हस्त्र, उनका ये मंसूबा कभी पूरा होने वाला नहीं है। अगर योगी जी न्याय चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता पर जोर दें जितना जल्दी हो सके। नहीं तो दुर्भाग्य है कि आज भारत में रह करके भी सर्वोच्च न्यायालय के बाद भी लोग जो है अभी भी बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, जैसे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के खिलाफ कहते हैं कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। इस तरह का जो बयान दे रहे हैं इसको गंभीरता से लेने की भी जरूरत है। बढ़ते आगे, असदुद्दीन ओवैसी के नेता के 24 बच्चों वाले बयान पर मुस्लिम नेताओं ने ही विरोध जता दिया है। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने इसे कट्टर भावना पैदा करने वाला बयान बता दिया। वहीं मौलाना नूर अहमद अजहरी ने AIMIM के नेता शौकत अली के बयान पर कहा कि मुसलमानों की रहनुमा पार्टी ही मुसलमानों को बदनाम कर रखी है, दूसरों को बोलने का मौका दिया जाए। देंगे कि हम दो और हमारे दो दर्जन। शौकत अली ने मुसलमानों से 24 बच्चे पैदा करने की अपील की है, जिस पर एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने इसे बेहुदा बयान बताया है और कहा है कि देश को कट्टर धार्मिक भावनाओं में न बांटा जाए। और वतन से मोहब्बत ये एक ईमान का जुज है। हम इसे धर्म की नफरत की आग में जलने नहीं देंगे और किसी की भी कट्टर धार्मिक सोच को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कट्टर धार्मिक सोच हो या दूसरी किसी भी दल की, चाहे मुस्लिम लीग जिना के समय में या आज जो पार्टी उस कट्टर नीति पर चलने की बात करती है, हम उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हम दो हमारे तीन की बात कही थी, जिस पर AIMIM नेता शौकत अली ने नारा दिया, हम दो हमारे दो दर्जन। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम दो और हमारे दो दर्जन। वहीं मौलाना नूर अहमद अजहरी ने शौकत अली के बयान पर कहा है कि मुसलमानों की रहनुमा पार्टी ही मुसलमान को बदनाम कर रही है, दूसरों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। तो ये नहीं है कि आप चार शादियां करो, 24 बच्चे पैदा करो। ये बातें कहकर के एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, जलील करने की कोशिश की जाती है, परेशान करने की कोशिश की जाती है। और ऐसे बयान दे करके जो मुस्लिम लीडरशिप है हमारी, जो बहुत खुद को सबसे बड़ा रहनुमा समझते हैं मुसलमानों का, मैं वो ऐसे बयान दे करके दूसरे लोगों को मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का मौका देते। शौकत अली के 24 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। मुस्लिम नेता और मौलाना ही उनके इस बयान पर ऐतराज जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी है। तेलंगाना के निजामाबाद में एक जनसभा में उन्होंने ऐलान करके कहा कि उनकी पार्टी यूपी में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि किसी के आने या फिर ना आने से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूपी में योगी सरकार के विकास के कामों के आगे विपक्ष के लोकलुभावनवादी काम नहीं आएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी के लिए ताल ठोकी है। अकबरुद्दीन का दावा है कि उनकी पार्टी यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो, चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। हमने बड़े बड़े सुरमाओं को देखा है सर, जो बाहर से आए और चले गए, इनको भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी को चैलेंज करने वाले लोग पलायन कर गए और एक तरीके से एक यही शब्द बोलूंगा कि उनका जो झंडे गाड़ने आ रहे हैं उनका कोई अता पता तो लगेगा नहीं, लेकिन फिर प्रजातंत्र है, सभी को चुनाव में आने का अधिकार है। वहीं मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि बाद में अखिलेश भी ओवैसी के पीछे पीछे दौड़ेंगे। ये बात मियां भाई लोग समझ ले तब तो ठीक ही रहे। 20% मुसलमान है, अगर मुसलमान उनके साथ आ जाता स्कोप है, तब अखिलेश जैसे लोग उनके पीछे पीछे दौड़ी हैं। यह बतिया खाली मियां भाई लोग समझ लेना, तब तो ठीक है रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं। 2027 में यूपी में एआईएमआईएम की पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ने के बयान पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ब्रदर्स के अंदर जिन्ना का जिन है। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा कि अब यूपी में गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। वहीं एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा है कि हम ये सब नोटिस नहीं करते, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। टोपी के लिए तो पाकिस्तान बन गया और यहां सब कुछ होगा, गजबाए हिंद नहीं होगा। ओवैसी ब्रदर, गलतफहमी में न रहो कि जो कह देते हो 15 मिनट गायब हो जाए। याद रखना है, जब जब देश में औरंगजेब पैदा लेगा तब तक महाराणा प्रताप आएंगे। उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, समाजवादी पार्टी उसका नोटिस नहीं लेती। हम जानते हैं 2027 में जो चुनाव होने वाला है, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और वर्तमान सरकार की विफलताओं का फायदा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन मैं आ रहा हूँ, आने का मतलब क्या है? आप आइए चुनाव लड़िए, लेकिन आके मतलब क्या हम डरा रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 8 साल में 9 साल में जो सुशासन देखा है, वो इनकी सरकारों में, जब दूसरे दलों की सरकार होती थी जनता परेशान रहती थी, गुंडों का प्रदेश मानते थे, लेकिन आज सुशासन व्यवस्था हो। यूपी विधानसभा में बजट सत्र का कल तीसरा दिन है। कल यूपी का बजट पेश किया जाएगा। 2027 के चुनाव से पहले ये योगी 2.0 सरकार का आखिरी बजट होगा और बजट के 8 लाख करोड़ से ज्यादा रहने की उम्मीद है, जिसमें सभी वर्गों पर फोकस रहेगा। वहीं यूपी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी सरकार इस बार 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करने जा रही है। योगी सरकार का ये बजट अखिलेश सरकार से करीब 3 गुना से ज्यादा होने की उम्मीद है। अखिलेश सरकार में करीब 3,46,335 करोड़ रुपए का बजट था। साल 2024 और 2025 में योगी सरकार का बजट 7,36,000 करोड़ का रहा। अब योगी सरकार 11 फरवरी को अब तक का सबसे बड़ा 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करने जा रही है।
अभी तक का यूपी का ये सबसे बड़ा बजट होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्त वर्ष 2025 और 26 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में विकास में गति और औद्योगिकरण में तेजी दिखाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है राज्य की अर्थव्यवस्था साल 2016 और 17 के 13,30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 और 25 में 30,25,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो 3,25,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है। राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025-26 में 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। जो 2026 का बजट है, ये चुनाव है ही, लेकिन ये समावेशी बजट होगा। अधूरे काम इसमें पूरे किए जाएंगे, नए काम जहां आवश्यक हैं वो भी पूरा करने का काम किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। योगी सरकार का बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट हो, ऐसी तैयारी सरकार ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो कल यूपी सरकार बजट पेश करने वाली है। उससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान आया है और उन्होंने कहा कि ये बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप पेश करने की कोशिश की गई है। सुरेश खन्ना का कहना है कि बजट पे सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। किसान, महिलाओं पर फोकस किया गया है। बजट को पूरी तरीके से चरितार्थ किया गया है। ये बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार जो चल रही है एनडीए की, ये जन आकांक्षाओं के अनुरूप कोशिश की गई है कि सभी वर्गों का, सभी लोगों का ध्यान रखा जाए और ख़ास तौर से युवा, किसान, महिला तथा श्रमिक वर्ग का हर स्तर पर कोशिश की गई है कि उनको प्राथमिकता में रखा जाए। और वैसे तो माननीय मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो बजट में पूरी तरीके से चरितार्थ किया गया। तो ये बजट इस प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए तैयार? हाँ, निश्चित रूप से विकास की गति को तेज करेगा। सर, बजट सत्र पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने नाम लिए बगैर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, आज वो ही राम मंदिर बनवा रहे हैं। दरअसल अखिलेश के भाषण के दौरान एक सांसद ने कारसेवकों पर गोली चलाने की बात उठाई, जिस पर अखिलेश ने ये जवाब दिया है। जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब बात दिग्गज पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की, जिनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सचिन तेंदुलकर ने आज परिवार के साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का निमंत्रण दिया और सचिन ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर अर्जुन की शादी का न्योता दिया है। देखिए। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन और सानिया की शादी को लेकर कई दिनों से अटकलें चल रही थी, लेकिन अब खुद सचिन ने इस खबर पर मुहर लगा दी है। सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में आने का न्योता दिया। इस दौरान सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि, बेटे अर्जुन, बेटी सारा और अर्जुन की मंगेतर सानिया भी मौजूद रही। सचिन तेंदुलकर ने परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। सचिन ने लिखा कि हमें अर्जुन और सानिया के विवाह समारोह में पीएम मोदी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस युवा जोड़े को आपके आशीर्वाद और विचारशील सलाह के लिए मोदी जी को धन्यवाद। सचिन ने इससे पहले कांग्रेस के संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। सचिन ने पत्नी अंजलि के साथ 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी को बेटे अर्जुन की शादी का निमंत्रण दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन और सानिया की शादी के कार्यक्रम 3 मार्च से शुरू होंगे और मुख्य सेरेमनी 5 मार्च को होगी।
अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंदोक के साथ हुई है। सानिया मुंबई के प्रसिद्ध व्यवसायी रवि घई की पोती हैं। घई परिवार हॉस्पिटैलिटी और खाद्य क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है, जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी का स्वामित्व है। अर्जुन और सानिया की सगाई एक निजी कार्यक्रम में हुई थी, जिसमें करीबी दोस्त और दोनों परिवार के सदस्य शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।